सन 1913 में नील्स बोर 3 पॉस्टुलेट्स प्रपोज करते हैं जो एटम के स्ट्रक्चर का पिक्चर और ज़्यादा क्लियर करता है। पहले पॉस्टुलेट में बोर कहते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कोई सा भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करता है। दूसरे पॉस्टुलेट में वे बताते हैं कि वे ऑर्बिट्स कौन से होंगे। वे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वही सारे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहां पर उन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अर्थात पहला ऑर्बिट ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा 1 इंटू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, दूसरे में होगा 2 इंटू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, तीसरे में होगा 3 इंटू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसी तरह से आगे यही पैटर्न चलता जाएगा। वैसे बोर का ये पॉस्टुलेट हाइड्रोजन एटम पर ही सही बैठता है, क्योंकि बोर हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हुए ही इस कंक्लूजन तक पहुंचे थे। इस स्पेक्ट्रम में अवेलेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेवलेंथ से उनका एनर्जी पता करके कुछ कॉमन सेंस के मदद से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी होता है -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ n को आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं और ऑर्बिट का नंबर भी कह सकते हैं। वैसे एटम के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। पिछले वीडियो में, यानी कि इस वीडियो के पहले पार्ट में, हमने इस डेरिवेशन का डिटेल्ड प्रोसेस देखा था। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, शायद बोर यहीं से अपने पॉस्टुलेट तक पहुंचे होंगे और हम इस सेकंड पॉस्टुलेट से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी कितना होता है ये पता कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये रहा एक हाइड्रोजन एटम, इसका वो न्यूक्लियस है और ये जो ऑर्बिट है ये इसका nth ऑर्बिट है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। इसका स्पीड है vn और ये जो ऑर्बिट है इसका रेडियस है rn। हमें इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, टोटल एनर्जी पता करना है। हमें पता है कि इस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी होगा इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज के सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है, इसीलिए इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और चूंकि इसमें मोशन है, इसके पास स्पीड है, इसीलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए हाफ इंटू इसका जो मास है इंटू इसका जो स्पीड है उसका स्क्वायर। तो इसका मास, इस इलेक्ट्रॉन का मास हमने m कंसिडर किया। और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए? हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें पता है हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है और एक प्रोटॉन में एलिमेंट्री चार्ज होता है, पॉजिटिव नेचर का वो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में ये रहता है नेगेटिव चार्ज और चार्ज का अमाउंट एलिमेंट्री चार्ज ही होता है। तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ई नेगेटिव ई, दैट इज नेगेटिव ई स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच, जो कि ऑब्वियसली इस ऑर्बिट का रेडियस होगा, वो डिस्टेंस rn। यहाँ पर हमें पता है कि दो चार्जेस अगर अपोजिट नेचर का हो, जैसे कि इस केस में है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, दो अगर अपोजिंग नेचर के चार्जेस हो तो उन दोनों का जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पर गौर से देखें, हमें Vn का वैल्यू चाहिए होगा और Rn का वैल्यू चाहिए होगा, तब जाके हम टोटल एनर्जी पता कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें हम क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बोर का जो सेकंड पॉस्टुलेट है, जो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। अब एंगुलर मोमेंटम होता कितना है ऐसे केस में, अगर बॉडी इस तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे तो ऐसे में इसका एंगुलर मोमेंटम होता है इसका मास इंटू ये जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है इंटू जिस सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट का। हमें पता है ये एंगुलर मोमेंटम होगा nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट होता तो n के जगह पे 1, सेकेंड ऑर्बिट होता तो n के जगह पे 2, थर्ड के लिए n के जगह पे 3। तो इसे चलिए इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब इसी तरह का एक और इक्वेशन हमें चाहिए होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स है
और एक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमें एक और इसी तरह का इक्वेशन चाहिए होगा जहां पर या तो v का वैल्यू हमें पता चल जाए या फिर r का वैल्यू पता चल जाए या फिर दोनों के साथ मिक्सचर एक रिलेशन हो, एक इक्वेशन हो, तब जाके हम v और r के लिए वैल्यू पता कर सकते हैं। तो वैसा एक इक्वेशन हम सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर जितना अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन पे ड्यू टू दिस प्रोटॉन या ड्यू टू दिस न्यूक्लियस, उसके लिए जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है अगर सर्कुलर पाथ में बॉडी रिवॉल्व करे तो वो होता है mv² डिवाइडेड बाय वो जो रेडियस है वो, क्योंकि v² डिवाइडेड बाय रेडियस, स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, ये बताता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो कि ऑब्वियसली अंदर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² डिवाइडेड बाय r, ये बताएगा अंदर की तरफ इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेंटर की तरफ कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। और वो फोर्स होगा कितना, ये हम कूलॉम्स लॉ से पता कर सकते हैं। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो फिर हमने यहाँ पर नेगेटिव e² क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नेगेटिव e² लिखते तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ हमें ये बताता कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, तो वो ये बताता कि फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, जो ऑलरेडी हमने इसे कंसीडर करते हुए वो डायरेक्शन हमने कंसीडर कर लिया है। हमें सिर्फ इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन देने का कोई मतलब नहीं बनता। अब कूलॉम्स लॉ में डिनोमिनेटर में दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर भी आता है, तो वो डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ पर, चलिए इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अगर हमें मान ले v का वैल्यू पता करना है, तो अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते, यहाँ से देखिए v² है और यहाँ पर v है, तो एक v कैंसिल हो जाएगा। और देखिए आगे चल के क्या होता है, सो इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म बनेगा वो बनेगा ये वाला एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर वो आपको दिख रहा है। और जो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा ये वाला एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सप्रेशन। अब यहाँ से आप देखिए, ये v जो है, ये v इस वाले एक v को, न्यूमरेटर के एक v को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर rn और rn डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा और r² हो जाएगा, यहाँ से 2 m's कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा Vn डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर, ये Rn Rn का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन आपको इस जगह पे दिख रहा है, और ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पर ये इन्वर्टेड हो जाएगा, पलट जाएगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ से हम Rn² और इस Rn² को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा Vn का वैल्यू, Vn इज इक्वल टू e², और 2 पाई के इस 2 को ये वाला 4 जो है इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Vn बन जाएगा e² डिवाइडेड बाय 2 × एप्सिलॉन नॉट × n × h, 2 एप्सिलॉन नॉट n h। तो हमें यहाँ से Vn का वैल्यू पता चल गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से रिवॉल्व करेगा nth ऑर्बिट में, वो वाला एक्सप्रेशन हमें यहाँ से मिल गया। अब इसी एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में। अगर Vn का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट कर दे तो हमें Rn का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा सजा के इस तरह से लिखते हैं, Rn के लिए एक्सप्रेशन बना देते हैं यहाँ पर, और यहाँ इस जगह पे Vn का वैल्यू जो है इसे चलिए सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो NH डिवाइडेड बाई 2πm, NH डिवाइडेड बाई 2πm, और डिनोमिनेटर में Vn है, मतलब Vn का जो वैल्यू है यहाँ पर हम उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल जो है इसका मल्टीप्लाइड हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो Rn इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आप एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, और 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, और n का स्क्वायर और h का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में πm e², यहाँ पर n² को अलग से लिखा गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो टर्म है, ये टर्म बताएगा फर्स्ट
जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 होता है। सो ये बताएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस कितना होगा, और वो वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, m का वैल्यू, पाई का वैल्यू और यहाँ से e का वैल्यू और h का वैल्यू, अगर हम ये सब सब्सटीट्यूट करें यहाँ पर पुट करें तो फिर हमें जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू होता है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इसे बोर रेडियस भी कहा जाता है। अब अगर सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस पता करना है तो n के जगह पे 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो हमें इस वैल्यू के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देना होगा। जितना नंबर ऑर्बिट के लिए रेडियस पता करना है उस नंबर के स्क्वायर को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देने से हमें उसका रेडियस मिल जाता है। तो देखिए अब हमें क्या मिल चुका है, अब हमें Rn का वैल्यू और Vn का वैल्यू मिल चुका है। वही अगर एनर्जी वाले इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर दे तो फिर हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगा। सो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू उसका जो वेलोसिटी है या फिर कहें जो स्पीड है, जो स्पीड के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पर है, उसका स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नेगेटिव ई स्क्वायर, तो वही नेगेटिव साइन यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में Rn है, तो Rn का जो ये वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमने किया। अब यहाँ से देखिए पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब अगर इन्हें कैलकुलेट करें तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ गौर से देखें 8 और 4 को अगर छोड़ दें तो बाकी जो एक्सप्रेशन है दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो हम अगर उसे कॉमन आउट करें तो ये वाला एक्सप्रेशन इंटू 1/8 माइनस 1/4, हमें पता है 1/8 माइनस 1/4 इज इक्वल टू नेगेटिव 1/8। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज, एप्सिलॉन नॉट विच इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और प्लांक्स कांस्टेंट, इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दे तो फिर हमें इसका जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू तो जूल में मिलेगा। फिर उसे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो जो वैल्यू आता है वो होता है नेगेटिव 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स है या फिर अलग अलग ऑर्बिट्स में जो अलग अलग एनर्जी होता है उसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को अलग अलग ऑर्बिट्स में, जैसे कि ये n इज इक्वल टू 1, दैट मीन फर्स्ट ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, इसी तरह से फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10 ऐसे चलते चलते ये इन्फिनिटी तक चलेगा। अगर इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पता करना हो तो हमें नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होगा वो नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। सेकंड ऑर्बिट के लिए नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 2 का स्क्वायर, दैट मीन 4 से डिवाइड करना होगा और हमें मिलेगा नेगेटिव 3.4। थर्ड ऑर्बिट के लिए नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड करना होगा और हमें मिलेगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से आगे हमें 16 से डिवाइड करना होगा तो हमें मिलेगा नेगेटिव 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से जब n का वैल्यू इन्फिनिटी होगा उस समय जो एनर्जी होगा वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा 0। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसे हाइड्रोजन एटम के लिए इसे ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ये ग्राउंड स्टेट मतलब ये सबसे निचला लेवल है या एनर्जी लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो हम कहेंगे उसका जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और वो ग्राउंड स्टेट में है। ये जो है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ये सारे स्टेट्स जो है इन्हें एक्साइटेड स्टेट्स कहा जाता है। सो इन्हें कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट्स। ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहे, थर्ड ऑर्बिट में रहे, तो हम कहेंगे ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन।
और जब इलेक्ट्रॉन इस 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है तो हम कहते हैं ये हो गया कंप्लीटली रिमूव्ड, ये कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया, ये न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल भी बाउंड नहीं रहता है इस केस में। इसीलिए इसमें जो एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी जो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर इसमें थोड़ा भी निगेटिव एनर्जी रहे तो ही हम कहेंगे कि वो न्यूक्लियस के साथ, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ समहाउ बाउंड है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल से या ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक जाना होगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एनर्जी चाहिए होगा। ऐसे में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन को देना होगा, वो एनर्जी ऑब्वियसली होगा ये जो एनर्जी है, जो कि सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस ये जो एनर्जी लेवल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है विच इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे कैलकुलेट करने से हमें मिलता है ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिले तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। उसी तरह से अगर सफिशिएंट अमाउंट में इसे एनर्जी मिलता तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट विच इज़ थर्ड ऑर्बिट यहाँ भी पहुँच सकता था। ऐसे में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी। आप कैलकुलेट करके देख ले तो ऐसे केस में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वो होगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होगा। इसी तरह से आप बाकी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लें कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ऐसे में वो जो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है उतना ही अमाउंट में एनर्जी ये फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा, ये फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा और उस फोटोन के पास एनर्जी होगा इतना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर थर्ड ऑर्बिट से या फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट तक आता है तो फिर वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो होगा 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या उस एनर्जी का फोटोन वो रिलीज करेगा। अब इसी लॉजिक से हम आगे ये देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है वहाँ पर किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में आने से, इलेक्ट्रॉन के किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में आने से जो एनर्जी रिलीज़ होता है, जो फोटोन रिलीज़ होता है, वो कौन से सीरीज़ में आता है। किस केस में लिमन सीरीज़ में आता है वो, किस केस में वो बामा सीरीज़ में, किस केस में वो ब्रैकेट सीरीज़ में, फुंड सीरीज़ में, हम्फ्री सीरीज़ में। सो किस किस केस में किस किस सीरीज़ में आता है वो फोटॉन्स, इसके बारे में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। Goodbye.